नमस्कार, आकाशवाणी के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट ने दिया इस्तीफा। भारत ने FIH प्रो हॉकी लीग में जर्मनी को 3-1 से हराया और यूएफए यूरोपा लीग से बार्सिलोना हुआ बाहर। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में अब से थोड़ी देर बाद मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। टॉस हो चुका है। टॉस सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कोलकाता 5 मैच में 3 जीत और 2 हार के साथ 6 अंक लेकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। हैदराबाद 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक लेकर 8वें स्थान पर है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। आईपीएल धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर आ रहा है। आज हैदराबाद और कोलकाता के बीच सीजन की पहली भिड़ंत देखने को मिलेगी। सनराइजर्स की बात करें तो शुरुआत में 2 बड़ी हार के बाद उस टीम को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये मान लिया गया कि जो भी उससे खेलेगा 2 अंक तोहफे में ले जाएगा, पर उसके बाद पहले चेन्नई और फिर लखनऊ को हराकर हैदराबाद ने तहलका मचा दिया। स्टार प्लेयर्स की कमी के बावजूद हैदराबाद का प्रदर्शन उम्दा रहा है, तो वहीं कोलकाता 3 जीत के बाद 2 मैच हार चुकी है। कोलकाता की टीम के पास स्टार खिलाड़ियों की फौज है। टॉप ऑर्डर की खराब बल्लेबाजी के बाद एक बार आंद्रे रसेल और दूसरी बार पैट कमिंस ने टीम की नैया पार करा दी, लेकिन ये हर बार संभव नहीं है। हेड टू हेड की बात करें तो कुल 21 मुकाबले इनके बीच खेले गए हैं, जिनमें 14 बार कोलकाता और 7 बार बाजी सनराइजर्स के हाथ लगी है। आखिरी 6 बार की टक्कर में भी 5 बार KKR जीता है, पर असली खेल इसके बाद शुरू होता है। दरअसल ब्रेबोर्न में खेले गए अपने तीनों मुकाबलों में KKR को हार नसीब हुई है, जबकि यहां खेले गए एकमात्र मैच में हैदराबाद जीता है। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, टीम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अजिंक्य रहाणे को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एरन फिंच जो ऑक्शन में नहीं बिके थे, बाद में उनको जोड़ा गया था, उनको शामिल किया गया है। शेल्डन जैक्सन की वापसी हुई है। एक नया नाम भी है कोलकाता की टीम में, अमान हकीम खान। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे पहले मैच में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। पहले राजस्थान रॉयल्स की ओर से भी खूब रन बनाया करते थे, लेकिन यहां लगातार फ्लॉप शो चल रहा था उनका। और अब सवाल उठता है कि उन पर ही गाज क्यों गिरे, क्योंकि अगर आप देखें तो वेंकटेश अय्यर भी 20+ का स्कोर एक ही बार पार कर पाए हैं। श्रेयस अय्यर कप्तान है, वो 30+ का स्कोर एक ही बार पार कर पाए हैं। तो नीतीश राणा टोटल फेलियर है उनका। लेकिन वहीं दूसरी टीम देखें अगर आप, तो सनराइजर्स हैदराबाद में टॉप ऑर्डर लगातार चल रहा है। और अभिषेक शर्मा जो 2 मैचों में चले, दोनों मैच जीते, एकदम जीत की पटरी पर चल रही थी KKR, वो डिरेल हो गई और ये बिल्कुल डिरेल थे, एकदम पटरी पर आ गए। तो ये कुछ बड़ा बदलाव था। और फिर भी मैं कहूंगा कि टॉप ऑर्डर के अलावा पेस बॉलिंग आज भी सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत अच्छी है, आला दर्जे की है। मार्को जैनसन, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, उमरान मलिक, 4 तेज गेंदबाज, 4 दिग्गज एक साथ खेल रहे हैं। और वहां उमेश यादव जरूर हैं, लेकिन अब तो वहां राशिक सलाम भी अब टीम में नहीं है। तो अब थोड़ी स्पिन बॉलिंग में मैं कहूंगा KKR का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि सुनील नारायण ने काफी प्रभावित किया अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग से। जी बिल्कुल। और स्पिन गेंदबाजी की आपने बात की, तो वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो चुके हैं, वो कुछ समय के लिए बाहर हैं। ऐसे में आज के मैच में जगदीशा सुचीत को मौका दिया गया है। जी हाँ, ऑफ स्पिनर की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रभावित किया है। और आईपीएल में उतने ज्यादा मौके मिले नहीं हैं पिछले वर्षों में, लेकिन जब जब उन्हें कोई मौका मिला है उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराया है। और कोई डिफेंसिव बॉलिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रन रोकते हैं वो और बल्लेबाज को मजबूर करते हैं गलत शॉट खेलने के लिए। लेकिन वही बात है, दो स्पिनर जब टीम में होते हैं ना, तो वो ज्यादा एक छोर से दबाव बनता है, दूसरे छोर से विकेट मिलते हैं। तो यही हमारे कुलचा जोड़ी का भी फलसफा था, यही हमारे अश्विन और जडेजा की कामयाबी का भी राज था। लेकिन यहां जगदीशा मुझे लगता है थोड़े अकेले पड़ गए हैं।
अगर केकेआर की बल्लेबाजी की बात करें, आपने कई नाम लिए जो फ्लॉप चल रहे हैं। एरन फिंच को लेकर आए हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पर। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देखें तो फिंच के बल्ले से वहां भी रन नहीं बन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो दौर चला गया 2016-2017 वाला, जब वो फिंच एक अलग ही तरह के फिंच पावर हिटर के तौर पर दिखाई देते थे और खासकर जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पावर प्ले की, उसका भरपूर फायदा उठाते थे। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अब वो अपनी टीम पर ही बोझ बनने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब क्योंकि रहाणे का लगातार फ्लॉप शो था, तो अब और कुछ ज्यादा अवसर थे नहीं, ज्यादा मौके नहीं थे, तो अब फिंच को भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जब आपने उनको लिया है, वापस लिया है, जबकि ऑक्शन टेबल पर तो वो बिल्कुल उनको किसी भी टीम ने लेने लायक समझा ही नहीं था। लेकिन अब हो सकता है एरन फिंच के बल्ले से ही कुछ रन बनते हुए दिखें। भुवनेश्वर कुमार विकेट ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी रंग में नजर नहीं आ रहे। हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी संघर्ष कर रहे थे। ये बहुत चिंता का विषय है, ना सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, बल्कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो चुनी जाएगी, उसमें भुवनेश्वर कुमार बड़ी उम्मीदों के केंद्र थे, क्योंकि वो एक ऐसा गेंदबाज है जो शुरुआती ओवरों में तो कहर बरपाता ही है, बल्कि पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर का भी बहुत बढ़िया बॉलर है। लेकिन अब वो लय में ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिखाई दिए हैं, ना IPL में दिखे हैं, जो चिंता की बात है। चलिए, इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्पोर्ट्स कैन के कार्यक्रम में ही हम आपको स्कोर अपडेट भी देंगे। IPL में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। 193 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। 5 मैचों में चौथी जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है, जबकि अपना दूसरा मैच गंवाकर राजस्थान की टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है। मनोज, जिस ढंग से जॉस बटलर ने फ्यूरियस स्टार्ट दी थी, लग रहा था कि मैच क्लोज जाएगा, लेकिन एक के बाद एक विकेट और रविचंद्रन अश्विन नंबर 3 पर आए। जी हाँ, वो इसलिए उनको नंबर 3 पर भेजा गया क्योंकि 5 या 6 नंबर तक ही बल्लेबाजी है राजस्थान रॉयल्स की। आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाद में टेल बहुत लंबी है, जितनी और टीमों की नहीं है। मुंबई इंडियंस या राजस्थान रॉयल्स, दो ही ऐसी टीमें हैं जिनकी टेल बहुत लंबी दिखाई देती है, या थोड़ा बहुत आप सनराइजर्स हैदराबाद को भी गिन सकते हैं इस श्रेणी में। तो यहां बटलर एकमात्र प्लेयर हो गए हैं इस IPL के जिन्होंने पावर प्ले में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, 23 गेंदों पर महज। और उस वक्त लग रहा था कि ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, क्योंकि पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन उसके बाद जो है मिडिल ओवर में मात खा गए, और फिर स्लॉग ओवर्स तो ये समझिए कि औपचारिकता पूरी करने के लिए फेंके गए। गुजरात की बात करेंगे, उससे पहले रियान पराग को किस लिए टीम में रखा जा रहा है? न बल्ले से प्रदर्शन कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल और महिपाल लोमरोर जैसे खिलाड़ियों को आप बेंच पर रखते हैं और रियान पराग टीम में। लोमरोर की बात से मैं आपसे एक इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जो आपने दूसरा नाम दिया यशस्वी जायसवाल का, उनको बहुत मौके मिल चुके हैं। अब मेरे ख्याल से अब यशस्वी की अब जरूरत नहीं है टीम में, क्योंकि अगर आप उनकी इनिंग्स देखेंगे तो महज एक मौके पर उन्होंने 17 या 18 गेंद पर हाफ सेंचुरी बनाई थी पिछले वर्षों में। नहीं तो मुझे वो एकदम रने बॉल वाले प्लेयर लगते हैं। लेकिन हाँ, लोमरोर को खिलाना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स की ओर से पिछली बार भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, बड़े बड़े हिट्स लगाने में भी माने जाते हैं। रियान पराग की बात समझ में आती है, मुझे लगता है टीम प्रबंधन का उन पर भरोसा कुछ ज्यादा ही है। देवीदत्त पड्डीकल और ऋतुराज गायकवाड़ इस IPL के सबसे बड़े फेलियर। ऋतुराज गायकवाड़ तो हैं, लेकिन पड्डीकल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मुझे लगता है कि रंग में आएंगे। थोड़ा सा बस मौके की तलाश में है वो, क्योंकि आउट करने के लिए किसी भी प्लेयर को एक बॉल काफी होती है और वही वो गलती खा जाते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, लेकिन ऋतुराज का शुरू से ही बिल्कुल हाल बेहाल दिखाई देते हैं। वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा जो पिछले वर्षों में दिखा था। एक साल से बेरंग चल रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन IPL में पूरे रंग में। कल भी जीत में न सिर्फ बल्ले से योगदान दिया, बल्कि अच्छी कप्तानी भी की। 4 विकेट भी अब तक कुल मिलाकर चटका चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने 52 गेंदों पर 87 रन बनाए। आप देखिए, पिछले दो मुकाबले अगर आप देखेंगे तो पावर प्ले में बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ रहा है उनको, और अंत तक वो नॉट आउट रहते हैं। ये पिछले मुकाबले में भी हुआ, उससे पिछले मुकाबले में भी हुआ। तो अभिनव मनोहर उनको बहुत अच्छे साथी मिले हैं, जो CSK के बेंच पे बैठा करते थे पिछले वर्षों में। लेकिन इस बार दोनों की जुगलबंदी इतनी शानदार रही है कि दोनों ने न सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी की, बल्कि अच्छी बात यह भी है कि हार्दिक पांड्या जो है अब फ्रंट पर आकर आक्रमण भी करते हैं, ओपनिंग में बॉलिंग भी करते हैं। दूसरा ओवर इनको आप करते हुए देख सकते हैं। कल 18वां ओवर किया।
एक बार 20वां ओवर भी इन्होंने किया। तो इससे यह जाहिर होता है कि ये खिलाड़ी में क्षमताओं की कमी नहीं है। मैं तो समझता हूं मयंक अग्रवाल हो चाहे रविंद्र जडेजा हो, इनको सीखना चाहिए हार्दिक पांड्या से कि आगे बढ़कर कैसे इनिशिएटिव लिया जाता है, कैसे पहल की जाती है। 3D प्लेयर पर क्या कहेंगे? कल फिर उनको मौका दिया गया था। देखिए, वो 3D प्लेयर को ना ये सिलेक्टर्स ने या ये कहिए कि अधिकारियों ने या बोर्ड ने उनको 3D प्लेयर बना दिया, क्योंकि जब वो ऑलराउंडर के तौर पर टीम में आए थे तो उन्हीं की टीम के तमिलनाडु के जो एल बालाजी थे कोच, उन्होंने ही बहुत आश्चर्य जाहिर किया कि हम तो इनको बल्लेबाज मानते हैं, ये तो गेंदबाज का तो हमें यहां पता चल रहा है, ये तो बहुत ही पार्ट टाइमर की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी खिलाड़ी को अगर आप इस तरह से प्रेजेंट कर दें तो जाहिर सी बात है फिर परिणाम आपके सामने आएंगे ही। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। 4 बार की चैंपियन टीम के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर चोटिल होकर पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं। उन्हें फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था और बाद में 14 करोड़ की मोटी रकम के साथ खरीदा था। दीपक इस सीजन में एक मैच भी नहीं खेल पाए हैं। उधर केकेआर को भी नुकसान हुआ है। टीम के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह केकेआर ने हर्षित राणा को बतौर रिप्लेसमेंट अपने साथ जोड़ा है। आईपीएल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है और दिल्ली की मेडिकल टीम उन्हें मॉनिटर कर रही है। दिल्ली की टीम कल अपना 5वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ खेलेगी। मनोज, पिछले साल भी हमने देखा था जब भारत में आईपीएल हो रहा था, इस ढंग से ही मामले शुरू हुए थे और फिर आईपीएल को स्थगित करना पड़ा था। देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि फिजियो जो है वो कोविड पॉजिटिव आए हैं और फिजियो क्योंकि उनका संपर्क बाकी खिलाड़ियों से भी होता है, तो बाकी खिलाड़ियों पर इसकी आंच ना आए, ये बहुत जरूरी है। और जैसा आपने पिछले वर्षों में बताया, पिछले साल तो केकेआर की तरफ से पहल हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे और टीमें भी इस फेहरिस्त में जुड़ती चली गई। इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान जो रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2017 में एलिस्टर कुक के कप्तानी छोड़ने के बाद रूट ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिनमें 27 बार टीम जीती। रूट की कप्तानी के दौरान अंतिम 17 टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड केवल एक मैच जीत सका था। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट श्रृंखला की हार के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया है। रूट ने कहा है कि मैं देश के लिए खेलना जारी रखूंगा और आगे आने वाले कप्तान की मदद को हमेशा तैयार रहूंगा। पूरा इंग्लिश मीडिया रूट के अगेंस्ट था और बार बार लोग कह रहे थे कि इनको कप्तानी छोड़नी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप एक ऐसा खिलाड़ी जो 1708 रन एक ही सीजन में बना डालता है और इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक रन है एक सीजन में, और ऐसे खिलाड़ी पर अगर कप्तानी का दबाव बहुत ज्यादा पड़े, वेस्टइंडीज से आप हार जाए, वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज हारना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वेस्टइंडीज व्हाइट बॉल क्रिकेट की फनकार मानी जाती है, रेड बॉल क्रिकेट की नहीं। एशेज में आप एक भी मैच नहीं जीत पाते, 0-4 से मुकाबला आप हारते हैं, न्यूजीलैंड से आप मुकाबला हारते हैं, आप भारतीय टीम को जरूर आप एकमात्र मैच में हराते हैं जो अभी आपने जिक्र किया। 17 टेस्ट जो है पिछले 17 टेस्ट हारे, 17 में एक ही जीत पाए हैं और वो भारत के खिलाफ एक मुकाबला जीता था। और एलिस्टर कुक के बाद इनको जब कप्तानी सौंपी गई तो भारतीय टीम को हराया था इन्हीं की अगुवाई में, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ज्यादा इनका जो है ना खराब दौर चल रहा है बतौर कप्तान, और उसमें बल्लेबाजों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर टीम को बल्लेबाजों से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, रन नहीं बनेंगे बाकी बल्लेबाजों से, तो फिर यही हश्र होगा। अगला कप्तान कौन? चूंकि जैसा आपने बल्लेबाजी की बात की, कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसकी परमानेंट फिक्स पोजीशन हो टीम में। एंडरसन और ब्रॉड की उम्र हो चुकी है, वो टीम में शामिल नहीं है। ऐसे में ले देकर बचते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स हैं, जोस बटलर हैं। अब जोस बटलर पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि रोरी बर्न्स तजुर्बा है, कप्तानी भी कर चुके हैं स्टेट टीम की, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल उनका बल्लेबाजी का बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स जो आपने कहा वही एक बड़ा नाम है, और उसके बाद अगर कहीं कोई विचार अगर करना पड़ा तो वो जोस बटलर होंगे। बटलर को तो इंग्लैंड की टेस्ट टीम में भी शामिल नहीं किया गया था जो टीम वेस्टइंडीज गई थी। बेन फोक्स विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड की जो चयन समिति है वो आगामी श्रृंखला के लिए किसके नाम पर मुहर लगाती है। और एक खबर महिला क्रिकेट से है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी आन्या शुभसोल ने अपने 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। शुभसोल ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के साथ ही कहा कि वो घरेलू टूर्नामेंट खेलती रहेंगी। वो महिला वनडे और T20 दोनों में 100 विकेट हासिल करने वाली इंग्लैंड की एकमात्र गेंदबाज हैं।
अब बात करते हैं हॉकी की। FIH प्रो हॉकी लीग में आज भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए जर्मनी पर 3-1 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से सुखजीत सिंह, वरुण कुमार और अभिषेक ने एक-एक गोल किया। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल एंटोन ने किया। कल खेले गए पहले मैच में हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल के सहारे भारत ने जर्मनी पर 3-0 से जीत दर्ज की थी। मनोज, कमजोर टीम के खिलाफ आशा के अनुरूप परिणाम। अब आप देखिए, ये ओलंपिक में 4थे स्थान पर पहुंची थी और उससे पिछले ओलंपिक में ये टीम कांस्य पदक विजेता है। कमजोर तो हम नहीं कह सकते, हम लेकिन वो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ युवा खिलाड़ियों को हम मौका दे रहे हैं और वो कुछ ज्यादा ही युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। 6 खिलाड़ियों को एक साथ आप डेब्यू कराते हैं अगर, तो फिर टीम का ऐसा हश्र होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि कुछ हमारी टीम में भी मौके जिस तरह से बनाए गए हैं। अभिषेक उभर कर सामने आए हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो खेले थे प्रो लीग में और यहां भी दोनों मुकाबलों में उन्होंने गोल किए हैं। हरमनप्रीत लगातार पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर रहे हैं, तो ये कुछ अच्छा साइन है भारतीय टीम के लिए। जी हां, रुपिंदर पाल के जाने के बाद हरमनप्रीत सिंह पर काफी भरोसा है, क्योंकि वो ड्रैग फ्लिक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बड़े टूर्नामेंट में एक बार फिर उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल कलिंग हॉकी स्टेडियम में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। 4 साल में एक बार आने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। इसका आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में होना है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। UEFA यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में एक बड़े उलटफेर के तहत बार्सिलोना का सफर समाप्त हो गया है। सिद्धार्थ सिंह की रिपोर्ट। FC बार्सिलोना UEFA यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल सेकेंड लेग में आइनट्रेक्ट फ्रैंकफर्ट से हारकर बाहर हो गई है। पहले लेग में 1-1 से ड्रॉ खेलने वाली बार्सिलोना को दूसरे लेग के मुकाबले में फ्रैंकफर्ट ने 3-2 से मात दी और कुल एग्रीगेट में 4-3 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही 15 मुकाबले जीतने वाली बार्सिलोना के जीत का रथ टूट गया। अपने घरेलू मैदान कैंप नौ में खेल रही बार्सिलोना के खिलाफ पूरे मैच में फ्रैंकफर्ट का दबदबा रहा। फ्रैंकफर्ट के लिए कोस्तिच ने चौथे मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल किया, जबकि बोरे ने 36वें मिनट में गोल कर मेहमान टीम को 2-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में भी 67वें मिनट में कोस्तिच ने फिर गोल कर फ्रैंकफर्ट को 3-0 से आगे कर दिया। बार्सिलोना के लिए दोनों गोल फुल टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइम में आए। सर्गियो बुस्केट और डिपे ने एक-एक गोल कर बार्सिलोना की साख बचाई। बार्सिलोना की टीम एक बार भी यूरोपा लीग के फाइनल तक नहीं पहुंची है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में वेस्ट हैम ने लियोन को सेकेंड लेग में 3-0 से मात दी और एग्रीगेट में 4-1 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फ्रांसीसी टीम लियोन ने वेस्ट हैम को पहले लेग में 1-1 से ड्रॉ पर रोका था, लेकिन दूसरे लेग के मुकाबले में वेस्ट हैम के सामने कोई गोल नहीं कर पाए। आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड के रेंजर्स क्लब ने पुर्तगाल के ब्रागा को 3-1 से हराया और एग्रीगेट में 3-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। ला लीगा में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बार्सिलोना की 12 अंक का फासला है रियल मैड्रिड के साथ। ये टियर 2 टूर्नामेंट है, चैंपियंस लीग से पहले बाहर हो चुके हैं, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। बिल्कुल, और अगर आप अंडरडॉग से हारते हैं तो फिर तो चिंताएं बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है, और वो भी अपने दर्शकों के बीच में। और इतना ही नहीं, यूरोपा लीग को कभी ये फाइनल में नहीं पहुंचे और बहुत गंभीरता से लेते भी नहीं है इस टूर्नामेंट को। लेकिन इस बार स्ट्राइकर्स उनके कोई भी नहीं चल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर यही स्थिति रही तो बार्सिलोना का प्रदर्शन आगे और भी प्रभावित हो सकता है। कल बहुत अच्छा मौका मिला था पियरे एमरे एम्बुआंग को, लेकिन वो मौका भुना नहीं पाए। अगर हम निशानेबाजी की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कल राष्ट्रीय चैंप ट्रायल्स में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन T4 स्पर्धा में हरियाणा के अनुभवी निशानेबाज संजीव राजपूत को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। स्वर्ण पदक के मुकाबले में तोमर ने 404.9 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। चलते चलते अगर आईपीएल का ताजा हाल देखें तो 11 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी है दूसरे ओवर में कोलकाता की टीम, और एरन फिंच को शामिल किया गया था। फिंच ने 7 रन बनाकर विकेट छोड़ दिया है। मनोज, कैसे देखते हैं शुरुआत को? बहुत खराब शुरुआत है। मुझे लगता है अच्छी शुरुआत जो है उनके भाग्य में नहीं है अभी तक, तो जितने मुकाबले हुए हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी होगी नीतीश राणा जैसे बल्लेबाजों की, जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उन्हें यहां परफॉर्मेंस करना ही होगा, क्योंकि जितने मुकाबले उन्होंने जीते हैं ना केकेआर ने, वो सभी लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते हैं। जी हां, देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनराइजर्स की टीम तीसरी जीत दर्ज करती है और कोलकाता लगातार अपना तीसरा मुकाबला हारती है या फिर जीतती है। कल स्पोर्ट्स कैन में हम जरूर बताएंगे। मनोज, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।